तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 ऐसी मेजर थीम के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे आप निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। पिछले तकरीबन 3-4 महीनों के अंदर हमने मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। ज़्यादातर कंपनियां दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की अपने ऊपरी लेवल से 30 to 40% ऑन एवरेज करेक्शन दिखा चुकी है। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में फिर निवेश की अपॉर्चुनिटी भी बनती है, बट निवेश कहाँ किया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 ऐसी मेजर थीम के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे आप निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। दोस्तों सिर्फ थीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल कंपनियां कौन सी अच्छी रहेगी वो आपको अपने हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। किसी भी शेयर में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही निवेश करना है और इस वीडियो को एज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो ही आपको कंसिडर करना है। तो दोस्तों तकरीबन एक दिन पहले हमने ट्विटर पे भी 5 थीम के बारे में मेंशन किया था। उसी थीम के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा हैंडल का डेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप हमें ट्विटर पे मतलब कि एक्स पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कई सारे अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों 5 ऐसी थीम है जहाँ पे मैं पर्सनली फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे आने वाले समय के अंदर अगर आपका व्यू पॉइंट 3 से 5 साल या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम हो तो आप इन 5 थीमों में निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। कौन सी कंपनी में निवेश करना है वो तो आपका डिसीजन रहेगा, बट ये 5 थीम हमें लगती है कि ये थीम आगे भी ग्रोथ थीम भारतीय मार्केट में बनी रहेगी। तो चलते हैं हमारे 5 थीम की तरफ। दोस्तों सबसे पहली थीम है वो है रिसाइकलिंग। इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली बार बार चर्चा करते आ रहे हैं और अभी भी हमें रिसाइकलिंग थीम बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों भारत में अभी भी जो ये रिसाइकलिंग सेक्टर है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और आगे जाके ये सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बन सकता है, जहाँ पे कई सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें आप अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। दोस्तों तकरीबन 2-3 साल पहले एक नया रेगुलेशन आया था, वो था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक की बोतल हो या फिर आपको बैटरी हो या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिकल वेस्ट हो, हर एक प्रोड्यूसर को अपना जो वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करना पड़ेगा और उसके कई सारे नॉर्म्स आए थे। और उसका अगर आप देखें धीरे धीरे फुलफिलमेंट, या अगर आप देखें उनका जो ऑब्लिगेशन है अपने प्रोडक्ट का रिसाइकल करना, वो आगे जाके बढ़ने ही वाला है। तो उसके कारण ये जो रिसाइकलिंग सेक्टर है उसके पीछे बहुत बड़ा टेलविंड बना रहेगा। और वैसे भी भारत में रिसाइकलिंग तो बहुत ही कम अगर आप देखें होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट भी बहुत ही छोटा है, तो उसका भी अगर आप देखें बेस इफेक्ट आएगा और टेलविंड भी बहुत बड़ा है गवर्नमेंट का, तो वो भी एक बड़ा अगर आप देखें रीज़न होगा रिसाइकलिंग के लिए। दोस्तों सपोज हम इलेक्ट्रिकल वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट के बारे में चर्चा करें, तो वहाँ पे आप देखें ई वेस्ट के अंदर से कई प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं। ई वेस्ट से अगर आप देखें तो 17 प्रेशियस मेटल अलग अलग निकलते हैं, जिसमें गोल्ड एक बहुत बड़ा वैल्यू रखता है और गोल्ड का वैल्यू भी कुछ समय में बढ़ा भी है। 2022 का ये डेटा है। तकरीबन जो मॉनेटरी वैल्यू होता है रिकवर्ड मेटल से वो तकरीबन अगर आप देखें 15 बिलियन यूएसडी के आसपास है, जिसमें गोल्ड 66% कंट्रीब्यूट करता है। तो जो बड़े स्तर पर रिसाइकल करते हैं इलेक्ट्रिकल वेस्ट का, उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। वो उसको रिसाइकल करके वहाँ से मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो उनको क्रेडिट मिलता है उसके माध्यम से भी अगर आप देखें वो अपना अर्निंग कर सकते हैं। और हमने ई वेस्ट की भी कुछ कंपनियों के बारे में इसी चैनल पर चर्चा की है, और भी अगर आप देखें कई सारे सेगमेंट की कंपनियां हैं। तो सिर्फ हम ई वेस्ट पर जाएँ तो ये गवर्नमेंट का रूल है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ई वेस्ट का रिसाइकलिंग टारगेट जो गवर्नमेंट का होता है, अलग अलग जो प्रोड्यूसर है उनके लिए टारगेट है। तो पिछले वित्त वर्ष में ये 60% था, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये 70% हो जाएगा। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका जो एंड ऑफ लाइफ होता है उससे माइनस करके अगर आप देखें तो उससे 10 साल पहले हो या एंड ऑफ लाइफ 5 साल पहले हो, तो वहाँ पे जितना भी आपने किलोग्राम प्रोड्यूस किया है उसका एटलीस्ट आपको 70%
रिसाइकल करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, या इसको आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आउटसोर्सिंग कैसे काम करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रेडिट मिलता है। तो ये जो रिसाइकलिंग कंपनियाँ होती है, जो प्रोड्यूसर सबसे पहले होते हैं, वो खुद ज़्यादातर रिसाइकल नहीं करते हैं, जो दूसरे रिसाइकलर हैं उनसे वो क्रेडिट खरीद लेते हैं, और जो दूसरे रिसाइकलर है वो प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने खुद के प्रोडक्ट को रिसाइकल करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी रिसाइकल यहाँ पे काम आते हैं। दोस्तों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये अगर आप देखें क्रेडिट का पूरा पूरा मैट्रिक्स है, जिसमें आपको अलग अलग रिसाइकल प्रोडक्ट है उसके लिए ERP क्रेडिट्स मिलते हैं, जो आपके प्रोड्यूसर उसको खरीद सकते हैं। जो रिसाइकल होते हैं उनको ये क्रेडिट मिलते हैं, और प्रोड्यूसर जो होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ऑब्लिगेशन है, तो वो फिर इन रिसाइकलर से ये क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट में आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट जो हमने चर्चा की ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकल वेस्ट में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर बैटरी रिसाइकलिंग के लिए भी ये सिमिलर नॉर्म्स है, और आपके टायर वेस्ट में भी सिमिलर नॉर्म्स है, और इसमें भी कई सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट की एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर हमने चर्चा की हुई है। इलेक्ट्रिकल वेस्ट के भी कुछ कंपनियाँ हैं, SME में भी कुछ लिस्ट हुई है, मेन बोर्ड पर कई सारी कंपनियाँ हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बैटरी वेस्ट में भी 2-3 कंपनियां लिस्टेड है, उनको भी आप देख सकते हैं। टायर वेस्ट में भी एक सबसे बड़ी कंपनी जो हमने 4 साल पहले चर्चा की थी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है, और ये इसके अलावा भी एक कैटेगरी है, वो है वाटर रिसाइकलिंग, जिसमें अगर आप देखें पिछले कुछ समय में कुछ कंपनियां नई लिस्ट हुई है और कुछ पुरानी कंपनियां भी है। तो वाटर रिसाइकलिंग भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा हमारा थीम है आने वाले 5 से 10 सालों के लिए, वो है रिसाइकलिंग। किसी भी प्रकार का रिसाइकलिंग हो, टायर हो, प्लास्टिक हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, उसमें आप अपॉर्चुनिटी तलाशें, अच्छी कंपनियां ढूंढें, और उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अभी इस पर कोई कैटेगरी वाइज कोई फंड नहीं है, बाकी जहाँ पे भी कोई फंड में निवेश की अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे हम फंड का नाम भी मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे आप उस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली शेयर में ना जाना हो। एज ऑफ नाउ कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है इंडिया में जो रिसाइकलिंग फोकस कैटेगरी में निवेश करता हो। हमने कुछ AMC को चर्चा भी की है कि ये एक ऐसी थीम है, क्योंकि छोटा स्पेस है इसलिए अभी भी AMC यहाँ पे नहीं आ रही है, बट यहाँ पे आगे जाके बड़ी ग्रोथ आएगी। तो रिसाइकलिंग एक मेजर हमारा इन्वेस्टमेंट फोकस रहेगा। दोस्तों दूसरा हमारा थीम है वो है असेट मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमने पिछला वीडियो ही बनाया था कि AMC स्पेस में एमफे का क्या विज़न है आने वाले 25 सालों के लिए। तो असेट मैनेजमेंट, RTA आ गए, रेटिंग एजेंसी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ आ गई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियाँ आ गई, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों एमफे का विजन स्टेटमेंट आया था, वही आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। यहाँ से 25 साल की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने इस पर डिटेल में 22 मिनट का वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक अगर आप देखें तो करंटली इंडस्ट्री का IM है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का IM तकरीबन 670 लाख करोड़ है, और एमफे का विजन है कि यहाँ से 2800 लाख करोड़ का AUM, मतलब कि यहाँ से 40 गुना AUM पहुँच जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म में चर्चा करें, मे बी आने वाले 5 सालों में ये जो हमारा 70 लाख करोड़ का AUM है तकरीबन 150 से 170 लाख करोड़ AUM बन जाएगा। 5 सालों में भी ये इंडस्ट्री डबल हो सकती है, और आने वाले 25 सालों के लिए तो अगर आप चाहेंगे तो ये इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल रखती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो AMC स्पेस में भी आप अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की 5 AMC लिस्टेड है, फिर कुछ RTA भी हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, उनको आप देख सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप फंड में जाना चाहें तो कैपिटल मार्केट का नाम का एक इंडेक्स फंड है, उसके माध्यम से भी आप इनडायरेक्टली इस स्पेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो AMC एक दूसरा हमारा मेजर थीम है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और इस मार्केट में इस स्पेस की कंपनी में आप अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। दोस्तों तीसरी थीम की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा डेटा सेंटर। दोस्तों ये थीम भी अगर आप देखें बहुत ही नेशन स्टेज पे है इंडिया में, बट आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मोतीलाल ओसवाल का रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से यहाँ अगर आप देखें भारत में आने वाले 3 साल से 4 साल में डेटा सेंटर की कैपेसिटी 30% के CAGR से बढ़ने वाली है। 2023 में तकरीबन 877 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी थी, 2026 तक ये तकरीबन 2000 मेगावाट की कैपेसिटी बन जाएगी। डेटा सेंटर में दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूसली बड़ा डिमांड भारत में बना रहेगा। इसका कई सारे रीज़न भी है। सबसे पहले अगर आप देखें भारत में भी AI रिलेटेड कई सारी कंपनियाँ उभर के आ रही है, तो ये AI बहुत बड़ा अगर आप देखें डेटा सेंटर उसको लगता है।
इंडिया में कई सारे एडवांटेज है, गवर्नमेंट भी अगर आप देखें तो कई सारे इंसेंटिव दे रही है डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए, अलग अलग अगर आप देखें स्टेट के इंसेंटिव मिल रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखें भारत में डेटा सेंटर डेवलपमेंट कॉस्ट भी बाकी सारे बड़े कंट्री के सामने अभी भी चीपर है। तो वहाँ पे कुछ बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो भी अपने डेटा सेंटर भारत में सेटअप आगे जाके कर सकती है, कुछ ऑलरेडी कर भी रही है। दोस्तों भारत में अगर आप देखें बहुत बड़ा, अगर आप देखें भारत का इंटरनल मार्केट भी है। हम जानते हैं भारत में तकरीबन 90 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं। डेटा कंजम्पशन पिछले अगर आप देखें कुछ सालों के अंदर 4 सालों में ही 7 गुना डेटा कंजम्पशन बढ़ा है भारत के अंदर। इसके अगर आप देखें तो AI मिशन में भी भारत सरकार भी बड़ा काम कर रही है। 1.2 अगर आप देखें बिलियन का यहाँ पे भारत सरकार भी निवेश करने वाली है। 30% अगर आप देखें इंडिया का जो डेटा सेंटर मार्केट है वो आगे जाके AI के माध्यम से एक बहुत बड़ा वो वहाँ पे कंजम्पशन लाएगा। ई-कॉमर्स मार्केट भी बहुत बड़ा डिमांड रेस कर रहा है डेटा सेंटर के लिए भारत के अंदर। तो कई सारी जो भारतीय कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पे निवेश कर रही है, विदेशी कंपनियां भी भारत के डेटा सेंटर में निवेश करें। तो डेटा सेंटर में भी कई सारे अगर आप देखें तो अलग अलग सेगमेंट बनेंगे, जिसमें आपके जो ओनर होते हैं लैंड ओनर, उसकी कुछ कंपनियां लिस्टेड है जिनके खुद के लैंड है जहां पे वो डेटा सेंटर सेटअप कर रही है। फिर कुछ EPC कंपनियां हैं इस सेगमेंट में काम करने वाली, डेटा सेंटर रिलेटेड EPC में, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग की कंपनियाँ आती है, कुछ अगर आप देखें GPU बनाने वाली कंपनियाँ भी रिसेंटली लिस्ट हुई है, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनियों को आपको डेफिनेटली परखना पड़ेगा। दोस्तों फिर डेटा सेंटर के अंदर दूसरे भी कई सारे कंपोनेंट लगते हैं। एक बार सेटअप हो गया उसके बाद डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, पावर कंज्यूम करता है दोस्तों। तो यही हमारा अगला थीम है, पावर। दोस्तों डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये आगे जाके भारत का जो पावर डिमांड है उसको ड्रास्टिकली चेंज करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे भारत का इलेक्ट्रिकल डिमांड का प्रोजेक्शन है कि यहाँ से कैसा इलेक्ट्रिकल डिमांड रहेगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिलियन यूनिट में है और ये तकरीबन 6 के CAGR से बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ से मे भी आने वाले 7 सालों में जो भारत का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो डबल हो सकता है। उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आगे जाके 6-7 सालों में भारत में कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा काम हो रहा है पावर सेक्टर के अंदर। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का ही ये रिपोर्ट है, उन्होंने पावर सेक्टर पे तकरीबन 120 पेज का रिपोर्ट निकाला है, वो हमने डिटेल में पढ़ा भी है। उसका अगर हम मेजर क्रक्स आपके सामने रखें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तकरीबन 40 लाख करोड़ की इंडियन पावर सेक्टर में, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपका जनरेशन आ गया, ट्रांसमिशन आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये पूरे के पूरे अगर आप देखें सेगमेंट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसमें अगर आप देखें क्यों ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मेजरली अगर आप देखें तो पावर की डिमांड 60% CAGR से बढ़ रही है, तो उसके कारण भी अगर आप देखें आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हो चुके हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको भी अपग्रेड करना ज़रूरी है ताकि आपका लॉस कम हो। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नया एनर्जी सोर्स आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, 500 गीगावाट का गवर्नमेंट का टारगेट है रिन्यूएबल स्पेस में 2030 तक, तो उसमें रिन्यूएबल स्पेस में भी मेजर कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है। तो ये कई सारे ड्राइवर हैं जो पावर सेक्टर की डिमांड को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 40 लाख करोड़ की ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप डेफिनेटली पावर जनरेशन कंपनियां हैं, बट एंसिलरी प्ले के माध्यम से आपको यहाँ पे जाना है। पावर एंसिलरी ये हमारा थीम है। पावर जनरेशन में डेफिनेटली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो एंसिलरी के माध्यम से जाइए, जिसमें डेफिनेटली आपका ट्रांसफार्मर आ गया, आपकी अलग अलग प्रकार की अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली कंपनियां कुछ है, फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन बनाने वाली कंपनियां है, फिर कुछ कंपनियां हैं जो पावर ग्रिड ऑटोमेशन में काम करें, स्मार्ट मीटर में काम करने वाली कंपनियां हैं। तो ये हमारा जो एंसिलरी प्ले है पावर का, उसमें आप अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। दोस्तों यही मोतीलाल ओसवाल का ये रिपोर्ट से हमने डेटा निकाला है कि यहाँ से आने वाले 10 साल में जो पावर का डिमांड है उसमें से 1/3 डिमांड डेटा सेंटर से आएगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएगा। धीरे धीरे 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया में, 4 व्हीलर का भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो पावर का डिमांड बढ़ेगा उसका अभी भी अगर आप देखें ज़्यादातर एनालिस्ट ने इसको आंका नहीं है, कंपनियों ने भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी डिमांड में भी डेटा सेंटर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएगी। तो क्या उसको फुलफिल करने के लिए हमारे ग्रिड अगर आप देखें अपग्रेडेड हैं, या फिर अगर आप देखें जो पीक डिमांड आएगी अगर आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज हो रहे हैं उसके लिए ग्रिड अपग्रेडेशन ज़रूरी है, फिर आपका ऑटोमेशन ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप देखें कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पावर एंसिलरी स्पेस में। दोस्तों जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब एंसिलरी को सबसे पहले वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा
कि आपका ट्रांसमिशन लाइन लगाना है या केबल लगाने हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार से पावर का पूरा इकोसिस्टम रहता है, ये बेसिक है, बहुत ही पावर प्लांट है जहाँ पे सोलर भी आप लगा सकते हैं। पावर प्लांट सोलर हो या आपका न्यूक्लियर हो या थर्मल हो, जहाँ से पावर जनरेट होता है। फिर क्या आता है, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है। उसके बाद आपके बड़े बड़े टावर आपने देखे होंगे बड़े सिटी में, ये भी एनसेल प्ले बनता है, टावर बनाने वाली कंपनियाँ। फिर सबस्टेशन आते हैं जिसमें भी अगर आप देखें कई सारे अगर आप देखें इक्विपमेंट लगते हैं। उसके बाद अगर आप देखें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आता है। फिर आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आते हैं। उसके बाद आपका मीटर आता है घर के अंदर। उसके बाद आपके घर में पहुंचता है पावर। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर आपकी कैपेसिटी डबल होने वाली है पावर की, तो उसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जरूर होंगे। दोस्तों मेरी ऑफिस हाईवे के ऊपर ही है और यहाँ पे अगर आप देखें पास में ही खावड़ा में एक बहुत ही बड़ा सोलर पार्क तैयार हो रहा है। रोज़ हम देखते हैं हमारे ऑफिस से कई सारे ट्रक निकलते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लेके या फिर आप देखें दूसरे इक्विपमेंट लेके। तो बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे खावड़ा में रिन्यूएबल स्पेस के अंदर। वैसे ही अगर आप देखें दूसरे भी कई सारे अगर आप देखें सेगमेंट में पावर डिमांड बढ़ रही है और एंसिलरी कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी है। कुछ एंसिलरी कंपनियां हमने चर्चा की थी वो अपने ऊपरी लेवल से अब तो करेक्शन भी दिखा चुकी है। तो पावर एंसिलरी ये भी आप 5 साल के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारी आखिरी थीम आती है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर, डोमेस्टिक हेल्थ केयर सेक्टर। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो डाला था तकरीबन 6 महीने पहले कि क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें हेल्थ केयर में दिखती है। हमारी आबादी कितनी है, तकरीबन 144 करोड़ की आबादी है। दोस्तों ये थोड़ा डेटा पुराना है। 2020 में भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी आयु 55 साल से 80 साल के बीच में है, जो अगर आप देखें सीनियर सिटीजन आप मान सकते हैं, वो तकरीबन 18 करोड़ थी। आप उसमें 2030 तक लेके जाइए, मतलब 10 साल ऐड कर लीजिए तो यही आबादी 30 करोड़ हो जाएगी। दोस्तों स्टार्टअप की दुनिया में एक कंसेप्ट होता है कोहोर्ट, कि आपके एड्रेसेबल मार्केट में कितने लोग हैं, कोहोर्ट कितना बड़ा है। यहाँ पे अगर आप हेल्थ केयर की बात करें, जिनका मेजर अगर आप देखें कंजम्पशन, ज़्यादातर अगर आप देखें जिनकी आयु बढ़ चुकी है हेल्थ केयर रिलेटेड, उनके ज़्यादा अगर आप देखें तो कंजम्पशन होते हैं 55 साल से ऊपर की आयु। तो 2030 में ये तकरीबन 30 करोड़, मतलब कि यहाँ से 70% बढ़ जाएंगे। इंडिया इसके लिए अभी भी रेडी नहीं है। आपके हॉस्पिटल में उतने बेड नहीं हैं, आपके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अगर आप देखें इक्विप में ही हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। इवन फार्मा सेगमेंट में भी अगर आप देखें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है 160 बिलियन यूएसडी का मार्केट है। दोस्तों हम सिर्फ डोमेस्टिक बात नहीं करें, हेल्थ केयर तो भारत ग्लोबल स्तर पे लीडरशिप रखता है, आपके खास करके फार्मा फॉर्मुलेशन और जेनरिक फार्मा में। इसमें कई सारे पार्ट आते हैं। हेल्थ केयर में सर्विस बेस आता है जिस तकरीबन 890 बिलियन का मार्केट है, और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आता है तकरीबन 71 बिलियन का मार्केट है। आपकी फार्मा कंपनियाँ आ गई, मेडिकल डिवाइस कंपनियाँ आ गई जो मैन्युफैक्चरिंग में आती है। सर्विस सेगमेंट अगर आप देखें सीआरओ कंपनियाँ अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सीडीएमओ कंपनियाँ भी पॉपुलर हुई है। फिर हॉस्पिटल, ये डोमेस्टिक में बहुत बड़ा काम आएगा, हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ा मार्केट बढ़ रहा है। फिर डायग्नोस्टिक सेगमेंट की कंपनियां, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें स्पेस है, एपीआई से लेके आपका मेडिकल डिवाइस वाला सेगमेंट। तो ये हेल्थ केयर सेगमेंट हमें यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये एक बड़ी थीम रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट सेगमेंट रहता है हेल्थ केयर। तो इसलिए अगर आप हेल्थ केयर फंड में निवेश करें 6, 7, 8, 9 सालों के लिए, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेम में पे हमने जो पिछली थीम चर्चा की थी पावर, उसमें भी एक फंड अवेलेबल है। डायरेक्टली पावर नहीं कहेंगे, बट पिछले साल 2-3 फंड लॉन्च हुए थे एनर्जीज अपॉर्चुनिटी नाम के फंड, जिसका पार्ट रहेगा पावर। तो आप एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से भी पावर सेक्टर की इस ग्रोथ में शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कई सारे फंड अवेलेबल हैं आपके कैपिटल मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट फंड है, हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर फंड है, पावर सेक्टर के लिए एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। तो ये फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं निवेश के लिए। दोस्तों ये हेल्थ केयर सेगमेंट भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप देख सकते हो। ये 5 बड़ी थीम है जिसमें आप अपॉर्चुनिटी तलाश दिए। 5 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम लेके आप यहाँ पे अच्छी कंपनियाँ ढूंढेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बन सकती है। डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हैं इन थीम्स के अंदर, तो वो भी आपको अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही निवेश करना है। दोस्तों ये हमारी 5 थीम थी। उसमें से कौन सी कंपनियाँ आपको अच्छी लगती है उनके नाम आप हमें
कमेंट में लिख सकते हैं। हम पर्सनली किसी को कंपनियां सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट आप डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कौन सी कंपनियां इन अलग अलग स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसका कुछ रीज़न भी आप लिखें तो बेटर रहेगा। तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, फिर से अनुरोध रहेगा आप सभी से कि वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। और आखिर में दोस्तों, फिर से आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। इक्विटी मार्केट में निवेश करना बाजार जोखिम से अधीन है, तो आपको अपना जोखिम समझ के ही निवेश करना है। हम कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं हैं। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। इस वीडियो को आपको एज ए इंफॉर्मेटिव वीडियो ही कंसिडर करना है। दोस्तों, आखिर में फिर से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को एक लाइक दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।